चारों तरफ कमरा खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। बेड पर बैठी दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी वो अपने पिया जी की ही पत्नी बनी है। पूरे घर में चहल पहल मचा हुआ था। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। दुल्हन अपने आप में ही सिमट जाती है। दूल्हा अंदर आता है और दुल्हन को देखकर उसके पास जाता है। दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा के फेंक देता है। दुल्हन अवाक सी उसे देखती रह जाती है। दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बेड पर पटक देता है और दोनों हाथ दबाकर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। दुल्हन परेशान होकर, ये क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? छोड़ो हमें, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरह उसे चूमते जा रहा था। अचानक से छोड़कर बोलता है, तुम्हें क्या लगा समीरा? सिद्धार्थ तुम्हें मुंह लगाएगा? तुम्हें कभी भी नहीं। अब तुम तड़पोगी, यहाँ तिल तिल कर मरोगी। तुमने जो मेरे साथ किया था ना, उसके लिए मौत से भी बदतर होगी तुम्हारी सजा। और वो ये होगा कि तुम पति के होते हुए भी कुंवारी रहोगी। बच्चे को जन्म देने के बावजूद बांझ कहलाओगी। सिद्धार्थ खुराना तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाएगा। तुम आज से अपने एक एक खुशी के लिए तड़पोगी समीरा मिश्रा। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू। और हाँ, याद रखना, जिस दिन मेरे घर वालों के सामने कुछ भी बोली, उसी दिन तुम अपने सुहाग के रहते हुए विधवा भी बन जाओगी। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बोलते हुए समीरा का सिंदूर पोंछते हुए कहता है और बाहर चला जाता है। समीरा को कुछ समझ नहीं आता। वो बैठी हुई रोने लगती है और कहती है, कहीं ये सपना तो नहीं? सिद्धार्थ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके मन में इतनी नफरत है मेरे लिए कि सिंदूर तक पहुंच दिया मेरा। कैसे करूंगी मैं इस शादी का निबाह? कैसे रहूंगी मैं इस इंसान के साथ? समीरा रोते रोते सो जाती है। सुबह उठती है तो सिद्धार्थ रूम में नहीं होता है। वो नहाकर तैयार होकर नीचे आती है। वो नीले रंग की साड़ी, नीला नीला चूड़ी, मांग में आगे ही थोड़ा सा सिंदूर जो वो लिपस्टिक से ही लगाती है, गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल और हल्का पिंक रंग का लिपस्टिक। वो किचन में जाती है तभी उसकी सास, रुक जाओ बहू। समीरा डर के वहीं खड़ी हो जाती है। उसके मन में बुरे बुरे अनगिनत सवाल आने लगते हैं कि क्या उसकी सास भी उसे नहीं मानेंगी। तभी उसकी सास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोलती है, बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है, बहुओं को पहले चूल्हा छूना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे पकवान बनेंगे। जब तुम्हें चूल्हा छुआ दिया जाएगा, तुम तभी किचन में जाओगी। अभी अपने कमरे में चलकर आराम करो। वैसे भी अभी तुम्हारी थकान नहीं गई है। चेहरा देखो तो कितना उतरा हुआ है। जाओ आराम करो। सारू मन में, अब आपको क्या बताएं माँ कि चेहरा क्यों उतरा है। अपनी सास से प्रेम भरा स्पर्श पाकर सारू रोती हुई अपने कमरे में आ जाती है। सासू माँ अंकिता को लगता है कि बहू को घर की याद आ रही है, इसीलिए रो रही है। इधर सिद्धार्थ आता है तो देखता है कि सारू जंगले के पास बैठी हुई बाहर की तरफ देख रही है। सिद्धार्थ बाल्टी भर पानी लाकर उस पर फेंक देता है और बोलता है, इस घर की नौकरानी हो तुम महारानी बनने की कोशिश मत करो। मेरी माँ और बहनें खाना बना रही, तुम यहाँ बैठ के नजारा मार रही हो। जा और जाकर माँ की मदद कर। सारू डर जाती है और बाथरूम में जाती है चेंज करने। तभी सिद्धार्थ उसके हाथ में हल्के पीले रंग की साड़ी पकड़ाकर कहता है, इतना अच्छे रंग की साड़ी पहनने की जरूरत ना है तो को। यहाँ कौन देखता है जवन तू इतना श्रृंगार करती है, इतना सजना संवरना केकरे लिए। कोई नहीं आई यहाँ तो को देखने, समझ गई? सारू डर से हामी भरती है और रोते हुए बाथरूम में चली जाती है। वहां शीशे में खुद को देखकर बहुत रोती है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये वही सिद्धार्थ है जिसे उसने प्यार किया था, जो उसे दीवानों की तरह प्यार करता था। कहते हैं ना, जब किसी से हद से ज्यादा प्यार करो और उससे नफरत हो तो वो भी हद से ज्यादा होती है, इतना कि रूह कांप जाए। बस यही हो रहा था समीरा के साथ भी। वो कपड़े बदल कर आती है और सीधे रूम से बाहर आ जाती है। अंकिता जी उसे देखकर कहती हैं, बहू ये क्या हुलिया बना लिया है? अभी कल की ही तो तुम्हारी शादी हुई है और ये क्या तरीका है रहने का? ना सिंदूर ना ही ढंग की साड़ी, कुछ हुआ है क्या? तभी सिद्धार्थ, माँ जाने दो इसे, सिंदूर नहीं लगाना, इसे एलर्जी है और इसे सजना संवरना और गाढ़े रंग के कपड़े भी नहीं पसंद। जाने दे माँ, ज्यादा दबाव मत दे, नहीं तो डॉक्टरनी है ना, कहीं जहर की सुई न लगा देगी तो बिना मौत मारे जाएंगे हम लोग। अंकिता जी और सूरज जी सन्न होकर दोनों को देखते हैं। सूरज जी, क्या हुआ बच्चों, सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ, सब ठीक है पापा। क्यों कोई परेशानी है सारू?
मैंने सही कहा ना? सारू को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहे, वो बस हामी भर देती है। अंकिता जी, बहू कम से कम जब तक मेहमान है तब तक पहन लेती, सब क्या सोचेंगे? सिद्धार्थ, कोई कुछ नहीं सोचेगा माँ, जो सोचेगा अपने घर रहेगा। ये नहीं कंफर्टेबल है तो नहीं पहन रही। समीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपनी साड़ी के पल्लू में अपना चेहरा छिपा लेती है। अंकिता जी, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम रो नहीं, तुम्हें जो मन हो पहनना, आज के बाद हम नहीं टोकेंगे। इतना सुनकर समीरा का तो जैसे लगता है कि हृदय ही फट जाएगा। इतना अच्छा परिवार मिला है तो आखिर कहाँ कमी रह गई कि सिद्धार्थ ऐसे कर रहे हैं। और अगर उससे अब भी प्यार नहीं है तो फिर शादी का हाथ मांगने क्यों आए? सूरज जी अंकिता जी से, दोनों बच्चों के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखा अपने सिद्धार्थ की आंखों में कितनी नफरत दिख रही थी और समीरा की आंखों में केवल बेबसी। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अंकिता जी, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन दोनों की पसंद से शादी हुआ है, फिर ऐसा क्यों होगा? हो सकता है जो सिद्धार्थ बोल रहा है वही सही हो। सूरज, हो सकता है हम ज्यादा सोच रहे हैं, लग रहा है। इधर पकवान बनने के बाद सारू थोड़ा थोड़ा सारा पकवान चूल्हे पर रख कर चूल्हा पूजन करती है। फिर हल्दी का छाप लगाकर नल का पूजन करती है। उसके बाद उसकी सास उसे खाना खाने को बोलती है, वो बोलती है मन नहीं है, तो उसकी सास बोलती है खा लो बेटा, तभी सब लोग खाएंगे, पहले तुमको ही खाना पड़ेगा। सारू थोड़ा सा खाती है। सिद्धार्थ रूम में आता है तो सारू डर जाती है। वो रूम से बाहर जाने लगती है, तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ लेता है और दाल वाली रोटी खुद खाने लगता है। फिर सारू से, अपने पति को नहीं खिलाओगी? सारू कुछ नहीं बोलती, बस उसे खिला देती है। सारू सोचती है अब ये क्या है, तभी उसका ध्यान द्वार पर जाता है जहाँ उसकी दादी खड़ी होती है। सिद्धार्थ उनसे बहुत प्यार करता था, वो हार्ट की मरीज थी, तो इसीलिए सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ पता चले। सारू खिलाकर चली जाती है, दादी छुप जाती है। उसके जाते ही रूम में आकर कहती है, बेटा समझा ना बहू को, ऐसे रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, थोड़ा अच्छे से रहे, हमारे लिए इतना तो कर ही सकती है। अब सिद्धार्थ को लगता है कि उसने ये बात कह तो दी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि दादी को झटका नहीं लगा। वो अपनी दादी को बहुत मानता था, या यूं कहें तो उनके उसकी जान बसती थी उनमें। सिद्धार्थ, अच्छा दादी मैं समझाता हूँ। तभी समीरा आती है तो दादी को देखकर पैर छूती है, तो दादी अपने पैर खींच लेती है। समीरा की आंखें भर आती हैं। तभी दादी माँ, तुम ऐसे नहीं अच्छी लगती, ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम सुहागन हो, जाओ जाकर ये साड़ी पहन कर आओ। समीरा सिद्धार्थ की तरफ देखती है, वो पलकें झपका देता है तो वो जाती है और उसे पहनकर आती है। वो लाल और हरे में बनारसी साड़ी होती है। समीरा बहुत सुंदर लगती है उस साड़ी में। अब दादी माँ उसके हाथ में लाल और हरे रंग के सेट की चूड़ी पहनाती हैं और सिंदूर लगाकर आने को कहती हैं। समीरा अपने लाल वाले लिपस्टिक से थोड़ा गहरा लेकिन आगे ही सिंदूर लगाकर सिर ढककर आती है और पैर छूती है, तो दादी दूधो नहाओ पूतो फलो का सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद देती हैं और गले का सेट उसके गले में पहना देती हैं। कुछ देर बाद दादी चली जाती हैं। तब सिद्धार्थ, ये हमारी दादी मैया हैं, इनके बिना रहने का हम सोच भी नहीं सकते। इनकी बात मानकर हमने तो को बोल तो दिया साज श्रृंगार करने को, लेकिन अपने को सजा कर हमको रिझाने की कोशिश न करना। और हाँ, एक बात और, हमारी दादी हार्ट की मरीज हैं, तो तोरे वजह से तो ओ को कोनो परेशानी ना ही होना चाहिए। ध्यान रहे ऊ जवन करने को बोले कर देना, समझ गई तू? सारू हाँ में सर हिला देती है। सिद्धार्थ अब तैयार होकर स्टेशन चला जाता है। राज, मुबारक हो सिद्धार्थ, तुझे तेरा प्यार मिल गया। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, मिल नहीं गया, हासिल किया मैंने उसे। मुझे छोड़ेगी वो? अब बताता हूँ एसएसपी सिद्धार्थ खुराना किस बला का नाम है। बहुत प्यार करता था ना मैं उससे, अब उतनी ही नफरत भी करता हूँ। राज, यार कैसी बातें मत कर, वो भी तुझे प्यार करती थी, इनफैक्ट करती है। वो उसकी मजबूरी थी, उसने तुझे छोड़ा नहीं था, बस उसकी मजबूरी थी। हो सकता है उसे तुझे जो बताया उसने वो बात ना हो, लेकिन तूने भी तो वजह जानने की कोशिश नहीं की। सिद्धार्थ, कोई वजह नहीं थी राज, तुझे नहीं पता, वो बस उसके बहाने थे। अगर वो मुझे छोड़ती नहीं तो सब उसके नाटक थे। उसे वो जो पसंद आ गया था, उसने मेरा प्यार देखा था ना, अब मेरी नफरत देखेगी। सिद्धार्थ शाम में घर आता है तो देखता है सारू दादी के पास बैठकर उनके पैर दबाती है और दादी सिद्धार्थ के बचपन की बातें बताती है, जिसे सारू बड़े ध्यान से सुन रही थी।
सिद्धार्थ आकर पानी मांगता है तो दादी सारू को बोलती है पानी देने के लिए। सारू पानी लेके आती है और सिद्धार्थ को देती है तो सिद्धार्थ चुपचाप पी लेता है क्योंकि दादी वहीं बैठी होती हैं। सिद्धार्थ अपने कमरे में आता है तो दादी सारू को भी बोलती हैं कमरे में जाने को। सारू एकदम से हड़बड़ा कर, नहीं दादी, मैं यहीं ठीक हूँ। दादी, अरे बहू जा तो सही, जब पति घर में आए तो पत्नी को उसके पास ही होना चाहिए। जब तक है तब तक जा, जब हॉस्पिटल जाने लगेगी तो पता नहीं कब तक आएगी। सारू, जी दादी माँ। उसने कदम तो अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। उसने सिद्धार्थ को पानी दिया। इसके लिए सिद्धार्थ क्या करेगा? वो इतना डरती है कि उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। सारू कमरे में आती है। सिद्धार्थ को सारू का डरा हुआ चेहरा देखकर बहुत सुकून मिलता है। वो मन में कहता है, ये तो अभी शुरुआत है डॉक्टर समीरा मिश्रा। अगर तुम तिल तिल कर ना मरी तो मेरा नाम भी एसएसपी सिद्धार्थ खुराना नहीं। लेकिन वो सारू को कुछ बोलता नहीं है पानी देने के लिए। सिद्धार्थ, सुनो, मुझे गर्म पानी चाहिए। सारू खूब ज्यादा गर्म पानी लेकर आती है और बाथरूम में रख देती है। वो सोचती है कि पता नहीं कितना गर्म पानी से नहाएंगे सिद्धार्थ, तो मिला लेंगे। इधर सिद्धार्थ बाथरूम में आता है। वो पानी से भाप निकलता देखकर सारू को जोर से आवाज देता है। आवाज क्या, यूं समझ लीजिए चिल्लाता है। सारू जल्दी से बाथरूम में जाती है तो सिद्धार्थ बोलता है, ये क्या है? सारू डरती हुई, जी वो गर्म पानी। अचानक से सिद्धार्थ सारू का हाथ पकड़कर उस खौलते हुए पानी में डाल देता है। सारू का पूरा हाथ जलने लगता है। सारू छटपटाने लगती है। सिद्धार्थ पानी में हाथ डाले हुए ही, देख तो इसे, इतना गर्म पानी से कौन नहाता है? मैंने सोचा तू नहाती होगी, लेकिन तेरी तो जान निकल रही है। तो को का लगता है तू हमका जलाने का प्रोग्राम बनाएगी और हमका पता भी नहीं चलेगा? ध्यान रहे, काम करती है तो दिमाग ये रख के काम कर, समझ गई तू? सारू रोते हुए अपना हाथ दूसरे हाथ से पकड़कर, मैंने पानी बस गर्म करके रखा था। मुझे नहीं पता था आप कितना गर्म पानी से नहाएंगे, इसीलिए मिलाया नहीं। हम आपको क्यों मारना चाहेंगे? सिद्धार्थ एक हाथ सारू के गाल पर रख देता है। सारू गिर जाती है, जिससे उसका माथा बाथरूम के दीवार से लड़ जाता है और उसके होंठ के पास कट लग जाता है, जिससे ब्लड आने लगता है। सिद्धार्थ, जुबान लड़ाएगी तू हमसे? यहाँ तो को बोलने की कोनो इजाजत नहीं है। हमने कहा था ना नौकरानी है तू, तो नौकरानी की तरह रह। मेरे सामने आज के बाद जवाब दी तो जीभ काट कर जिस्म से अलग कर दूंगा, समझ गई तू? सारू रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। अभी जो कुछ भी हुआ उसकी समझ से बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये वही सिद्धार्थ है जो सारू को एक खरोंच भी आ जाए तो लगता था कि उसकी जान निकल रही है। सारू की आंख में आंसू आ जाए तो वो पूरी धरती सिर पर उठा लेता था। आज खुद इतनी चोट दे रहा है, आखिर क्यों? हुआ क्या है? सारू को कुछ समझ नहीं आता। वो रोते हुए सो जाती है। इधर सिद्धार्थ कमरे में आता है। उसका चेहरा और हाथ देखकर उसे एक टीस सी उठती है, लेकिन अगले ही पल वो बीती बातें याद करके सर झटक कर तैयार होकर कमरे से बाहर चला जाता है। सब खाना खाने आते हैं तो खुशी, सारू की ननद, उसे बुलाने जाती है। सारू भी उठकर नीचे आ जाती है। अंकिता जी उसे खाना खाने को बैठने को बोलती हैं तो सारू सिद्धार्थ की तरफ देखती है। तभी दादी माँ, अरे बहू देख क्या रही हो, ये मना थोड़ी ना करेगा, तुम बैठ जाओ। सुमतिया नौकरानी, सबको परोस देगी। सारू, मैं सबको परोस देती हूँ दादी माँ। दादी माँ, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सारू खाना परोसने के लिए बर्तन उठाती है, लेकिन उठा नहीं पाती है। अंकिता जी, क्या हुआ बहू, एक हाथ से क्यों काम कर रही हो? तभी सबकी नजर उसके जले हुए हाथ पर जाती है, सब एक साथ। ये क्या हुआ? सारू डर जाती है कि अब क्या कहे। वो सिद्धार्थ की तरफ देखती है जो उसे ही देखता रहता है। सारू, माँ वो गर्म पानी से जल गया। दादी माँ, लेकिन कैसे? सारू, दादी माँ वो मैं गर्म पानी कर रही थी, हाथ पर गिर गया। अंकिता जी, अरे बेटा, हमें बोल देती, हम गर्म कर देते ना। दवाई लगाया? सारू, नहीं माँ। अंकिता जी सिद्धार्थ को देखकर, तूने बताया क्यों नहीं? सिद्धार्थ, मुझे क्या पता माँ, और वैसे भी ध्यान से काम करेगी तब ना, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। सारू भरी हुई आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखती है। अंकिता जी अपने हाथों से सारू को खाना खिलाती हैं, फिर दवा लगाती हैं और बोलती हैं, आज से एक हफ्ते तुम रेस्ट पर हो, कोई काम नहीं करना है। जो भी काम होगा हमको बोल देना। सारू रोने लगती है।
अंकिता जी उसे गले लगा लेती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, कोई बात है? तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच में सब ठीक तो है ना? मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी है, अपने दिल की बात जल्दी बताता नहीं है किसी से, और दिल ही दिल में नफरत करने लगता है। लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अगर कोई बात हो तो तुम हमसे कह सकती हो। अपनी माँ की तरह ही समझो। सारू, माँ की तरह नहीं, मैं तो आपको अपनी माँ ही समझती हूँ। आपने कहा ना माँ, आपके बेटे दिल के बहुत अच्छे हैं, जानते हैं हम माँ, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ माँ, हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और अगर नहीं संभाल पाए तो आप सब हैं ना, अंकिता जी, हमेशा मेरा बच्चा हम सब हैं, तभी दादी माँ, और हमेशा रहेंगे। तुम्हारे जैसी बहू पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी किस्मत है हमारे लल्ला की जो तुम उसे बीवी के रूप में मिली। हम तो कभी तुम्हारी जैसी बहू नहीं ढूंढ पाते। हमें गर्व है अपने लल्ला की पसंद पर, क्यों अंकिता बहू? अंकिता, आपने सही कहा माँ जी, बहुत मेहरबान है माता रानी हम सब पर। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ, सो जाओ। सारू, जी माँ जी। अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन उसका बढ़ता हर कदम उसे आज डर नहीं, एक मजबूत फैसले को लेने पर मजबूर कर रहा था। वो मन ही मन ये डिसाइड करती है कि अब वो सिद्धार्थ का हर जुल्म सहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जान के रहेगी कि आखिर बात क्या है, और सिद्धार्थ के प्यार को फिर से जगा कर रहेगी। सारू कमरे में जाती है तो देखती है सिद्धार्थ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो राज को कॉल करके कहता है, कुछ पता नहीं चल रहा है इसका, पता नहीं किस बिल में छुप कर बैठा है। इतना बड़ा क्रिमिनल अगर खुला घूमेगा तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? सारू फोटो देखकर खूब तेज से बोलती है, क्या मिस्टर बजाज और क्रिमिनल? सिद्धार्थ, तू जानती है इको? सारू, हाँ, मैं सिर हिलाते हुए कहती है, हमारे पेशेंट हैं ये। सिद्धार्थ, क्या? सारू, हाँ। सिद्धार्थ, क्या हुआ है इको? सारू, इनके दिल के पास गोली लगी थी। सिद्धार्थ, हाँ, हमने ही मारी थी, लेकिन भाग गया साला। सारू, क्या? लेकिन ये तो बोल रहे थे कि बदमाशों ने मारा है। सिद्धार्थ, तूने पुलिस को खबर दी इसका इलाज करने से पहले? सारू, नहीं। सिद्धार्थ, क्यों? तुझे पता होना चाहिए कि ऐसे केस में पहले पुलिस केस किया जाता है। सारू, हाँ पता है, लेकिन हमारे दोस्त के पिताजी हैं और उसने बोला कि पुलिस जब तक आएगी तब तक इनकी जान जा सकती है, और उनकी हालत बहुत नाजुक थी, तो हम इलाज करना ही ज़्यादा ज़रूरी समझे। सिद्धार्थ, फिर बाद में भी नहीं किया? सारू, हाँ, मैंने अरुण अरुण बजाज से बोला तो उसने बोला रहने देना। यार, पुलिस बिना बात के घसीटेगी, तुझे कोई परेशानी है तो रहने दे, हम कहीं और दिखा लेंगे। सिद्धार्थ, तो तूने मना कर दिया और इलाज करने लगी? सारू हामी भर देती है। सिद्धार्थ, तू पागल है क्या? तो को कौन इतना बड़ा डॉक्टर बना दिया, वो भी दिल का? तो को इतना नहीं पता है ऐसे केस में? अब तू भी फंस सकती है इस केस में। सारू कुछ नहीं बोलती, बस फोन से बात करने लगती है और मिस्टर बजाज का ख्याल रखने को बोलती है। कुछ देर बाद सारू, आपको ये हमारे हॉस्पिटल में मिलेगा, अभी भी एडमिट है। सिद्धार्थ सारू के पास जाकर उसका जला वाला हाथ पकड़कर खूब तेज दबा देता है और बोलता है, ये मत सोचना कि मैं तो को धन्यवाद बोलूंगा। सारू दर्द से एकदम पसीना पसीना हो जाती है, लेकिन उफ तक नहीं बोलती। सिद्धार्थ चला जाता है तो सारू अपना हाथ पकड़कर फूंकने लगती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सिद्धार्थ दरवाजे से झांक कर देखता है और खुश होकर मुस्कुराते हुए कहता है, तेरा ये दर्द उस दर्द से बहुत कम है जो तूने मुझे दिया, और चला जाता है। वो हॉस्पिटल में पूरा फोर्स लगा लेकर जाता है और चारों तरफ लगा देता है, और कुछ लोगों को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। मिस्टर बजाज अपने बेड से गायब होता है। वो बजाज के लिए पूछता है तो नर्स बोलती है, अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? पूरे हॉस्पिटल में गेट बंद करने का अनाउंस होता है। तब तक सिद्धार्थ को एक आदमी दिखता है जो सबको धक्के देते हुए भाग रहा था। सिद्धार्थ उसको पकड़ने के लिए बोलता है। अब सब चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तभी बजाज एक छोटी सी बच्ची को पकड़कर उसके कनपट्टी पर बंदूक रखकर बोलता है, मुझे जाने दो एसएसपी, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। सिद्धार्थ, देखो तुम यहाँ से भाग तो सकते नहीं, लेकिन तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेरे हुए है, तो बच्ची को छोड़ दो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। बजाज, कभी नहीं एसएसपी, मैं यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूंगा। ये है ना मेरे निकलने की चाबी। जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ, तू किसी को मरने तो नहीं देगा मुझे पकड़ने के लिए, बस
तभी एक सिपाही, सर आप इस बच्ची की चिंता मत कीजिए, ये मरेगी तो एक ही मरेगी, इसके बाद ये और लोगों की जान तो नहीं लेगा ना, जैसे इतनों को मारा, एक बच्ची और सही। सिद्धार्थ, तुम पागल हो गए हो क्या? हम ऐसे कैसे मरने दें किसी को, वो भी अपनी आंखों के सामने? आंखों ही आंखों में दोनों कुछ इशारे करते हैं, फिर राज की तरफ कुछ इशारा करते हैं। देख रहे हो इंस्पेक्टर, क्या बोल रहा है ये? ऐसे हम करने लगे तो लोगों का कानून पर से भरोसा ही उठ जाएगा। सिपाही, कौन सा भरोसा सर? ये अगर भाग गया तो क्या लोग भरोसा करेंगे? इंस्पेक्टर राज, ये तुम क्या बोल रहे हो कांस्टेबल? कांस्टेबल, सही बोल रहा हूँ सर। दोनों लड़ने लगते हैं, काफी अच्छी वाली बहस होने लगती है दोनों के बीच में। बजाज का ध्यान पूरी तरह से राज और कांस्टेबल पर होता है, तभी अचानक से उसके हाथ पर कोई मारता है। बंदूक उसकी पहुंच से दूर हो जाती है और बच्ची हाथ से छूट जाती है, जिसे राज पकड़ लेता है। बजाज अपने हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से से मारने वाले की तरफ देखता है। सिद्धार्थ 2 से 4 घूंसे लगा देता है। बजाज, तो क्या ये तुम्हारी चाल थी ये लड़ाई? तीनों एक साथ, हाँ साले, ये तुझे पकड़ने के लिए छोटा सा नाटक था। बजाज, कब तक रखोगे अपने जेल में एसएसपी? कोई भी ऐसा जेल अब तक नहीं बना जो बजाज को रोक सके। सिद्धार्थ, अच्छा गलतफहमी में हो तुम। तुमने अभी एसएसपी सिद्धार्थ का जेल और उसकी मार को देखा कहाँ है? वो सब चले जाते हैं, हॉस्पिटल में सब सिद्धार्थ के दिमाग की तारीफ करते हैं। इधर सिद्धार्थ से जब पूछा जाता है कि उसे ये कैसे पता चला, तो वो बताता है कि एक फोन कॉल आया था, उसी ने बताया। वो अपनी पहचान नहीं बताया। उसके बाद सिद्धार्थ अपने सीनियर को बताता है कि डॉक्टर समीरा को नहीं पता था कि एक क्रिमिनल है। उन्हीं ने ये जानकारी दी कि बजाज हॉस्पिटल में है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाए, उनके जान को खतरा हो सकता है। उसके सीनियर भी इस बात को मान लेते हैं और समीरा का नाम इस केस से हटा दिया जाता है। सब इस बात को भूलने में ही भलाई समझते हैं कि ये जानकारी सिद्धार्थ को समीरा ने दी थी। सब उसे गुमनाम खबरी का नाम दे देते हैं कि किसी ने फोन करके बताया, उसने अपनी पहचान नहीं बताई। सिद्धार्थ सोचता है, तुम्हें कोई और नहीं मार सकता सारू, तुम्हें तो मैं ही मारूंगा, थोड़ा थोड़ा करके, तिल तिल कर मरोगी तुम। सिद्धार्थ घर आता है, सब सो चुके होते हैं। सारू सिद्धार्थ का वेट करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो जाती है। सिद्धार्थ कमरे में जाता है, तब तक उसका ध्यान सारू पर जाता है। वो उसके पास जाकर उसका जला वाला हाथ पकड़कर दबा देता है, जिससे सारू की हल्की सी आह निकल जाती है। वो डर कर उठ जाती है। सिद्धार्थ, खाना गर्म करके रूम में ला। सारू हामी भर देती है और किचन में आ जाती है। वो खाना गर्म करके किसी तरह एक ही हाथ में पकड़कर रूम में लाती है, फिर जाती है तो किसी तरह से फिल्टर चालू करके पानी भरती है और लेके आती है। सिद्धार्थ खाना खाकर लेट जाता है। सारू भी सो जाती है। सिद्धार्थ को नींद नहीं आती। वो उठता है और सारू के हाथ पर दवाई लगाता है और फूंकता भी है, जिससे सारू को दर्द ना हो, और बैठ के बड़ी प्यार से देखने लगता है। अगले ही पल बीती बातों को याद करके सिर झटक कर अपनी जगह पर आकर लेट जाता है और सोचता है, नहीं सिद्धार्थ खुराना, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, तुम भूल नहीं सकते जो इसने किया। बदला लेना है तुम्हें, इसे तिल तिल तड़पाना है। अभी मैं अपने मकसद से नहीं भटक सकता। और सो जाता है। सारू जल्दी उठकर नहाकर आरती करती है तो सब उठकर आरती में शामिल होते हैं। फिर उसकी सास उसे आराम करने को बोलकर कभी कोई भी काम ना करने की हिदायत देती है। सारू हामी भरती है और अपने कमरे में आ जाती है। सिद्धार्थ कमरे में नहीं होता। वो छत पर अपने कसरत करता है। खुशी ले जाकर फ्रूट्स और जूस देती है। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। वो कसरत करके अपने कमरे में आता है और नहाने चला जाता है। सारू उसके कपड़े निकाल कर रख देती है। वो कपड़े देखकर पहनने जाता है, लेकिन फिर दूसरा पहन लेता है और सारू का हाथ मोड़ कर पीछे करके बोलता है, कहा था ना हमारी बीवी बनने की कोशिश ना ही करना, तो को समझ नहीं आता है का? सारू कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों में देखती है। इतनी नफरत आखिर क्यों सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, का ऐसे काहे देख रही है, खाएगी क्या? जब मैं बात करूं तो आंखें नीचे ही रखा कर, समझ गई तू? सारू अपनी आंखें झुका लेती है। सिद्धार्थ उसके एकदम करीब आ जाता है, जिससे सारू का धड़कन बहुत तेज चलने लगता है। उसके तुरंत बाद सिद्धार्थ सारू को छोड़ देता है। शायद वो भी महसूस कर लेता है उसकी धड़कन। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ जाता है। शायद उसे याद आता है कैसे पहले भी सारू का दिल धड़कता था, ऐसे ही जब सिद्धार्थ उसके करीब जाता था। वो तुरंत छत पर आ जाता है और एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारकर कहता है, क्यों किया समीरा तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या गलती थी मेरी? बेइंतहा मोहब्बत तो करता था तुम्हें, किस चीज की कमी थी मेरे पास? फिर अपने आंसू पोंछकर कहता है,
तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी समीरा मिश्रा। सिद्धार्थ स्टेशन के लिए निकल जाता है और सीधा बजाज के पास जाता है। सिद्धार्थ, बोल, तुमने कितने मर्डर किए हैं आज तक और क्यों? बजाज, तुम्हें क्या लगता है एसएसपी, तुम पूछोगे और मैं बता दूंगा। और क्या मर्डर मर्डर लगा रखा है, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इतना तो चलता रहता है। सिद्धार्थ गुस्से में, तुम्हारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है तो तुम आगे वाले को मार दोगे। बजाज, अगर यही जरूरी है तो करना ही पड़ेगा। अब तो सिद्धार्थ एकदम से गुस्सा हो जाता है और अपना बेल्ट निकाल कर तब तक मारता है जब तक थक नहीं जाता। शाम तक मुझे तुम्हारे सारे काले करतूतों का कन्फेशन चाहिए। याद कर लेना क्या क्या बोलना है। और अपने चैम्बर में आ जाता है और बैठ जाता है। बैठते ही उसे सारू की याद आती है और वो अपनी यादों में खो जाता है। आज भी याद है उसे अपने 9th क्लास की वो पहले दिन की क्लास। सारे बच्चे चुपचाप बैठे थे, सब अपने में मस्त थे। तभी क्लास में एक लड़की आती है। ब्लू रंग का जीन्स, पीले रंग का टॉप, लंबे लंबे बालों की चोटी, नाक में छोटी सी नथनी, कानों में छोटे छोटे ईयर रिंग। हाय, कितनी प्यारी लग रही थी वो। सिद्धार्थ का दिल धड़क गया। दूसरे दिन जब सिद्धार्थ साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल लगा रहा था, तभी एक लड़का आकर कहता है, अरे यार, वो कहाँ गई? सिद्धार्थ, कौन? लड़का, अरे वही लड़की जो कल पीले टॉप में आई थी, क्या नाम था उसका? सारिका। हाँ, शायद वो समीरा और सारिका में कंफ्यूज हो गया था। सिद्धार्थ, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, वो लड़का बोलता है और चला जाता है। सिद्धार्थ वहीं खड़े खड़े ही आंखें बंद करके कहता है, सारिका, मेरी सारू। बोलता है जैसे उसे महसूस हो रहा हो और मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में जाता है। तभी वो मुस्कुराते हुए कुछ लड़कियों के साथ कमरे में आती है। वो सब आपस में बातें करती हैं और हंसती हैं। सिद्धार्थ का दिल एक बार फिर उसे देख के धड़क जाता है। आज सारिका काले रंग के नेट बाजू वाले टॉप और सफ़ेद जीन्स पहनी थी, बालों में वैसी ही चोटी। सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। एक और लड़का होता है जो समीरा को देखता रह जाता है, उसका नाम होता है समीर। सिद्धार्थ की समीर से अच्छी बनती है, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। क्लास खत्म होती है और छुट्टी होती है। साइकिल स्टैंड के पास सिद्धार्थ अपना बैग दबाता है। तभी सारिका आती है और अपना साइकिल निकालने की कोशिश करती है। उसका साइकिल फंसा होता है तो जल्दी निकलता नहीं। सिद्धार्थ, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं समीरा जी? समीरा, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट समीरा, आई एम समीरा नॉट सारिका। सिद्धार्थ, मैं मदद कर दूं? समीरा, जी जरूर, साइकिल की तरफ हाथ करके देखिए न, फंस गया है हैंडल। सिद्धार्थ, इतना कंजेस्टेड एरिया में लगाएंगी तो क्या होगा, दूसरी तरफ हाथ करके उधर लगाया कीजिए। समीरा, जी कल से मैं वहीं खड़ा करूंगी। सिद्धार्थ, लीजिए, निकल गया। समीरा, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, इट्स ओके। समीरा चली जाती है। सिद्धार्थ दिल पर हाथ रखकर, हाय कितने प्यारा आवाज है, और घर चला जाता है। अगले दिन सिद्धार्थ समीरा से, कैन आई आस्क अ टॉपिक इफ यू डोंट माइंड, मुझे ये समझा दोगी? समीरा, जी आप बैठिए, हम बता देते हैं। समीरा सिद्धार्थ को वो टॉपिक समझाती है। इधर समीरा अपनी डायरी लिखते हुए अपने सोच में खो जाती है और वो भी अपने पहले मिलन की ही बात सोचती है। इधर समीरा, बुद्धू, इतना आसान सा टॉपिक नहीं समझ आ रहा था उसे, क्रैब साइकिल। अब सिद्धार्थ सोचता है, कितना खुश था मैं उस दिन, हाय कितना अच्छे से समझाती है, जैसे कि सब कुछ पता हो उसे उस टॉपिक के बारे में। सिद्धार्थ, क्या मैं कोई डाउट होने पर तुमसे पूछ सकता हूँ? समीरा, एनी टाइम। सिद्धार्थ को तो बस बहाना चाहिए होता था उससे बात करने का, जो भी मिल गया। सिद्धार्थ, थैंक्स, बहुत अच्छे से समझाया तुमने। समीरा, ऑलवेज वेलकम। अब रोज सिद्धार्थ कुछ न कुछ पूछता और समीरा इतने अच्छे से समझाती जैसे उसने हर टॉपिक में पीएचडी कर रखा हो। एक दिन सिद्धार्थ क्लास में आता है तो देखता है समीरा अपने बुक के साथ माथा पच्ची कर रही है। सिद्धार्थ, हे सारू, क्या हुआ? समीरा घूरते हुए, मेरा नाम सारू नहीं समीरा है, आप मुझे मीरा या समो बुला सकते हैं। सिद्धार्थ, तुम्हारा कुछ भी नाम हो, मैं तो तुम्हें सारू ही बोलूंगा, पर तुम पर जचता है ये नाम। समीरा, आप ना। सिद्धार्थ उसकी बात काटकर, अरे यार छोड़ो ना, ये नाम में क्या रखा है, कोई कुछ भी कहे, बस अच्छे से बात करे और क्या। समीरा सोचती है, सही तो बोल रहा है सिद्धार्थ, और वैसे भी इसके मुंह से सारू ही अच्छा भी लगता है। सिद्धार्थ, क्या हुआ, बुक से क्यों लड़ रही हो सुबह सुबह? समीरा, मुझे ये ना चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या दिया है। लाइट यहाँ से वहाँ चला जाता है तो पता नहीं कहाँ फोकस के बाद फैलता है तो कहाँ से गुड़ता है। याद भी कर पाना मुश्किल है क्योंकि कंडीशन चेंज होती जा रही।
दर्पण में कुछ और लेंस में कुछ और, परेशान हो गए हैं हम। सिद्धार्थ, लाओ दिखाओ मुझे। अच्छा, ये चैप्टर, ये तो बहुत ही आसान है, और उसे समझाने लगता है। सारू भी सोचती है, कितना अच्छे से समझाया था वो चैप्टर। मुझे आज भी याद है कि मैं कितनी खुश हुई थी। ओ, कितना कठिन लगता था वो चैप्टर, प्रकाश का परिवर्तन। अब सिद्धार्थ सोचता है, कितनी समझदार थी तुम उस समय सारू, एक बार बताने पर समझ जाती थी। सिद्धार्थ, समझ गई? सारू, हाँ। सिद्धार्थ, अच्छा तो चलो इसी टॉपिक के कुछ प्रश्न पूछता हूँ, बताओ। उससे प्रश्न करता है, सारू सबका सही सही उत्तर देती है। अब दोनों को कुछ भी डाउट होता तो एक दूसरे से पूछते थे, और एक दूसरे के सामने बेइज्जती ना हो, या ना कहना पड़े कि हमें नहीं आता, दोनों खूब मेहनत करते और अपने हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ते थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। समीर की भी अच्छी दोस्ती हो गई। अब तक तीनों एक साथ ही रहते। समीरा को भी सिद्धार्थ अच्छा लगने लगा, और सिद्धार्थ बाबू को तो समीरा जी अच्छी लगती ही थी। इधर सारू को अंकिता जी आवाज देती हैं, तो वो वर्तमान में लौट आती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। इधर राज सिद्ध को उठाकर बजाज के केस का अपडेट देता है। दोनों अपने पास्ट से प्रेजेंट में लौट आते हैं। सिद्धार्थ बजाज के पास उसका कन्फेशन लेने आ जाता है, और इधर समीरा तो अंकिता जी अपने हाथों से खाना खिलाकर दवा लगा देती हैं, उसके हाथ और ललाट पर, और ध्यान रखने को बोलती हैं। समीरा दवा लगवा कर बैठी होती है। अभी प्रीति, सिद्धार्थ की बहन, छोटी है सिद्धार्थ से लेकिन शादी हो गई है, अपने छोटी सी बेटी को गोद में लेती हुई आती है और अंकिता जी के पैर छूती है। अंकिता जी, अच्छे से आ गई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? दामाद जी कहाँ है? अजय, यही हूँ माँ, और आकर पैर छूता है। अंकिता जी, खुश रहिए, भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे। प्रीति, भाभी, और जाकर सारू के पैर छूती है। सारू उसे रोक लेती है। सारू, अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? अंकिता जी, छोटी है बेटा, पैर छूना तो फर्ज है इसका। सारू, नहीं माँ, बहनें पैर नहीं छूती, गले लगती हैं, और छोटी है तो क्या हुआ, है तो हमारी ननद ही ना, और हम तो आपको दीदी ही बोलेंगे। प्रीति जोर से गले लग जाती है और बोलती है, माँ सच कहती हैं, भाभी भैया बहुत लकी हैं, और हम सब भी, जो उसे और हम सबको आप मिली। सारू, आहा, लकी तो हम हैं, जो हमें यहाँ भी दो दो बहनें मिली और इतना अच्छा परिवार मिला। अजय, अरे भाभी, हमसे भी मिल लीजिए, हम हैं आपके घर जमाई। सारू, नमस्ते जमाई साह। और सब हंसने लगते हैं। सारू अंकिता जी के गोद से बच्चे को लेकर खेलने लगती है, उसके साथ प्रीति। और प्रीति से, क्या नाम है दीदी इसका? प्रीति, जिसका जो मन होता है बुला लेता है, आप भी कुछ रख लीजिए। सारू, देखिए तो कितना चहक रही है, ये कितनी चुलबुली है, तो आज से इसका नाम है बुलबुल, हम तो इनको लाडो कहेंगे। प्रीति, बच्चे की तरफ देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर, तो आज से आपका नाम है बुलबुल। सब खूब मस्ती करते हैं। इधर बजाज भी अपना बयान दे देता है, जब उसके ऊपर मुक्के की बरसात होती है। आदि सारे प्रूफ को जमा करके उसे ऊपर ले जाकर सौंप देता है, जिससे कि उसे सुरक्षित रखा जा सके और कोर्ट में काम आ सके, जिससे बजाज को उसके गुनाहों की सजा मिल सके। उसके बाद वो घर आ जाता है, और प्रीति को और लाडो को देखकर बहुत खुश होता है। वो लाडो को देखकर, आ मेरी मिश्री आई है, मामू की शादी में नहीं आई ना? मिश्री को मामू की शादी देखने को ना मिला। सारू ये देखकर बहुत खुश होती है कि सिद्ध को बच्चों से बहुत प्यार है। अगले ही पल वो अपनी पहली रात की बात सोचकर उदास हो जाती है। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने वाला, तड़पोगी तुम मेरे प्यार पाने के लिए। समाज की नज़र में तो तुम मेरी बीवी बन गई हो, लेकिन मैं ये हक तुम्हें कभी नहीं दूंगा। नौकरानी हो तुम इस घर की। फिर प्रीति से पूछती है, दी आप शादी में क्यों नहीं आई थी? प्रीति, आना तो मैं भी चाहती थी भाभी, अपने एक ही भाई की शादी कौन मिस करना चाहेगा, लेकिन क्या करें, पट्टीदारी में एक दद्दू थे, उनकी डेथ हो गया तो नहीं आ पाए। अभी परसों ही काम बीता है, तो कल आ नहीं सकते थे। मम्मी जी आज जाने को बोली तो आज चले आए। सारू, कोई बात नहीं दी, अभी हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, आप रुकेंगी ना? प्रीति, हाँ भाभी, हम इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, 6 महीने के बाद ही जाएंगे। तभी अजय आकर, हाय हाय, कोई समझाओ रे मेरी बीबी को, कितना जुल्म करती है ये, मैं कैसे रहूंगा 6 महीने इसके और रसगुल्ला के बिना? प्रीति और सारू हंसने लगती हैं। तभी सिद्ध आकर, जैसे शादी के पहले रहते थे,
सबसे मेरी बहन गई है जब से मेरी बहन गई है, आपने तो एकदम पराया करवा दिया है। आने ही नहीं देते यहाँ पर। हम सबका भी मन होता है उसके साथ टाइम बिताने को। अब तो वो साल भर के बाद ही जाएगी। अजय, हाय हाय साले साहब, इतना जुल्म ना करिए। हमारा खानवा कैसे पचेगा? हमको नींद कैसे आएगी? हमारा इंतजार कौन करेगा? हमारे साथ खेलेगा कौन? हमको देख के हंसेगा कौन? सिद्ध हंसते हुए, कुछ ही दिन की बात है। अजय, कोई समझाओ रे इन भाई बहन को। इनके प्यार में हमारा क्या होगा? सिद्ध हंसते हुए, क्या जीजू गजब के इंसान हैं आप भी। अजय, क्या आप सब मेरी बीवी को 6 महीने साल भर दूर करने का प्लान बना रहे हैं तो हम नौटंकी भी ना करें? बस 15 दिन रहेंगी ये। सारू, इतना कम? अजय, हाँ। हाय हाय भाभी, ये कम है? हमारा सोचिए हम कैसे रहेंगे 15 दिन अपने जान के बिना। सारू कभी प्रीति तो कभी अजय को देखती है। प्रीति उसकी तरफ देख के, क्या भाभी, ये हमको नहीं अपनी बेटी को बोल रहे हैं? सारू हंस देती है। तभी अंकिता जी आकर, ऐसे कैसे सिर्फ 15 दिन रहेगी दामाद जी? कम से कम 3 महीने रहेगी। अजय, हाय हाय सासू माँ, आप भी शामिल हो गई। अंकिता जी, बिल्कुल। वैसे हम तो कहेंगे आप भी रह जाइए। अजय, हाय हाय सासू माँ, घर जमाई बनने को बोल रही हैं। सब हंसने लगते हैं। फिर सबको अंकिता जी खाना खिलाती हैं। फिर सब दादी से मिलने चले जाते हैं। तब तक दादी के माला जपने का टाइम भी खत्म हो जाता है। वो माला जप चुकी होती हैं। सब दादी से मिलते हैं। मिलकर खूब बातें करते हैं। सिद्धार्थ अपने कमरे में आ जाता है और सारू भी। आज सिद्धार्थ सारू को कुछ नहीं बोलता, बस कपड़े बदलकर लेट जाता है और सिर पर हाथ रख लेता है। सारू भी अपने ड्रेस चेंज करके आती है और किचन में दूध गर्म गर्म करती है। तब तक खुशी आ जाती है और दूध को गिलास में डालकर सारू को पकड़ा देती है। सारू दूध ले जाकर सिद्धार्थ के सिर के पास वाले मेज पर रख देती है। अब उसे समझ नहीं आता कि कैसे जगाए। सारू, सो गए क्या? सुन रहे हैं? सिद्ध अपना हाथ हटाकर उसकी तरफ देखता है। सारू डरते डरते दूध की तरफ इशारा करके कहती है, दूध। सिद्ध कुछ नहीं बोलता, बस बैठकर दूध उठा लेता है और देखने लगता है। वो कभी सारू को तो कभी दूध को देखता है। सारू, क्या हुआ, ज्यादा गर्म है? मेरा दूसरा हाथ भी चलाएंगे? सिद्ध आंखें फाड़े सारू को देखता है और सोचता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? मेरा टॉर्चर ये इतनी शांति से सह रही है, किसी से कहती भी नहीं, आखिर क्यों? शायद दादी माँ की वजह से। सारू, क्या देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? सिद्ध, मैं हल्दी वाला दूध पीता हूँ। सारू, अच्छा ये बात है, लाइए मैं गर्म कर लाती हूँ। सिद्ध एक नज़र उसे फिर उसके हाथ को देखकर बोलता है, आज पी ले रहा हूँ, कल से हल्दी डाल के लाना। सारू सिद्ध को देखकर सोचती है, इनको क्या हुआ, आज इतना शांत क्यों है? कोई जुल्म नहीं। इतने अच्छे से बात भी कर रहे हैं, क्यों? शायद मेहमान आए हैं इसलिए। सिद्ध तो बदला बदला इसलिए था क्योंकि उसने सारू की आंखों में अपने लिए वही प्यार और उसकी धड़कन में पहले की तरह ही खुद को महसूस किया था। अगर ये किसी और से प्यार करती है तो फिर ये इसकी धड़कन पहले की तरह ही मेरे करीब आने पर बेताब क्यों हो गई थी? उसकी आंखों में मुझे अपने लिए इतना प्यार क्यों नजर आ रहा था? कुछ तो बात है या इसका नाटक है। कुछ भी हो, हमें क्या। मैं इससे अब प्यार नहीं कर सकता। ये मेरी नफरत के ही काबिल है। सिद्ध अपने मन में बोलता है और सो जाता है। सारू भी अपने हाथ और ललाट पर दवा लगाकर सो जाती है। सुबह सारू जल्दी ही उठकर नहा धोकर तैयार होकर आरती करती है और सब आरती में शामिल होते हैं। कमरे में आती है तो सिद्ध नहीं होता है। वो डेली की तरह छत पर कसरत करता है। असल में उसका जिम रूम छत पर ही होता है। सारू सोचती है, ये कहाँ गए? इधर खुशी फ्रूट्स और जूस सिद्ध को लाकर देती है। सिद्ध कसरत करके रूम में आ जाता है तो देखता है सारू बैठी हुई अपनी डायरी में कुछ लिखती है। सिद्ध उसके पास जाकर उसके गाल पर हाथ जड़ देता है। सारू अपने हाथ को गाल पर लगाए भरी हुई आंखों से सिद्ध के सामने खड़ी हो जाती है। तो उसे बोल रखे हैं ना हम कि नौकरानी है, तो तू महारानी की जैसे क्यों बैठी है? उधर मेरी बहन काम कर रही है, सब थोड़े बहुत काम तो कर ही सकती है ना। मेरी बहन मेरा फ्रूट और जूस छत पर लेकर जाती है और तू यहाँ बैठ के आराम फरमा रही है। ध्यान रहे, तू इस घर में नौकरानी है, मेरे कमरे में इसलिए रहती है क्योंकि तुझे हर पल अपनी गलती का एहसास हो, मेरी नफरत का एहसास हो। ध्यान रहे, आज के बाद मेरी बहन को कोई काम ना करना पड़े और मेरा काम तो बिल्कुल नहीं। सारू सोचने लगती है, क्या है ये सिद्ध, कुछ करती हूँ तब भी बीवी बनने की कोशिश ना कर रही हूँ, ना करती हूँ तब भी महारानी बनने की कोशिश ना कर। आपकी
कीजिए सिद्ध, कितना जुल्म करेंगे। मैं भी हार नहीं मानूंगी। आपको खुद से फिर से प्यार करने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं भी समीरा सिद्धार्थ खुराना नहीं हूँ। मुझे नहीं पता क्या बात है कि आप हमसे इतना नफरत करने लगे, लेकिन इतना तो पता है कि जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपने जिस बात को दिल में रखकर हमको इतना टॉर्चर किया, आपको बहुत अफसोस होगा। मैं इंतजार करूंगी कि आप मुझसे वो बात पूछें, अपनी गलतफहमी दूर करें। तब तक मैं सब कुछ सहूंगी, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। सिद्ध, क्या घूरे जा रही है? और जाकर बाहर काम कर। समीरा जल्दी से मेकअप से अपने गाल पर लगे निशान को छुपाकर बाहर आ जाती है। अंकिता जी, क्या बात है, आज मेरी बहू तैयार हुई है? सारू झेंप जाती है। अंकिता जी, कोई बात नहीं, अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहा करो। सारू, जी माँ। प्रीति, आप तो वैसे भी अच्छी लगती हैं भाभी। माता रानी ने इतना अच्छा रंग दिया है कि किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे और भी अच्छी लग रही हैं। सारू मन में, अब आप लोगों को क्या बताएं कि क्यों मेकअप किए हैं हम, और मुस्कुरा देती है। सिद्ध तैयार होकर नाश्ता करने जाता है, तभी दादी, अरे बेटा देख तो आज समीरा बहू कितनी सुंदर लग रही है। दादी भी उसे सारिका कहती हैं। सिद्ध, हाँ दादी। क्या हाँ, देखा भी नहीं, देख तो और तारीफ कर दे थोड़ा। सिद्ध सारू को देखता ही रह जाता है, और सच में सारू आज जितनी सुंदर लग रही है, रानी कलर की साड़ी में ऊपर से आज सजी थी। उसने कितनी सफाई से थप्पड़ का निशान छुपा लिया था। फिर अचानक से दूसरी तरफ देखकर, अच्छी लग रही हो। सारू इतना सुनकर खुश हो जाती है। दादी की वजह से ही सही, लेकिन सिद्ध ने उसकी तारीफ तो की। अगले ही पल जब सिद्ध उनके पास से गुजरता है तो बोलता है, कोशिश अच्छी है, लेकिन हमसे नहीं छुपा सकती, और स्टेशन चला जाता है। सारू मन में, खड़ूस कहीं के।